हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 5 तत्वों के अवैध वर्गीकरण के इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण के क्षेत्र में हुए प्रारंभिक प्रयासों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लवाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया। उनके अनुसार कुछ गुण सभी धातुओं में समान रूप में पाए जाते हैं। धातुएं चमकीली, अगाध वर्णनीय तथा तन्य होती है। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है तथा इनके ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जबकि अधातुएं देखने में उदासीन होती है तथा उनमें अगाध वर्णनीय तथा तन्यता नहीं होती है। यानी कि सबसे पहले क्या किया, तो लवाजे ने तत्वों को दो भाग में बांटा, यानी कि धातु और अधातु में। यही लिखना था, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसके आधार पर बनाई गई आवर्त सारणी की रूपरेखा क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में अपने निष्कर्षों के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यानी कि आवर्त नियम क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अब इसके आधार पर आवर्त सारणी की रूपरेखा क्या है, तो आइए यहाँ पे इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये रहा यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सरल रूपरेखा। तो यहाँ पे इसमें देखिए कि इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है और आवर्त की संख्या यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे देखिए इनकी डैश दिया है कि इन जगहों पर छोड़ा गया है। तो यहाँ पे इन तत्वों का गुण तत्व नहीं ज्ञात थे, तो मेंडलीव ने क्या किया, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे आप लोग कि मेंडलीव के समय कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। 1871 में मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के अवलोकन में तत्वों को एक सारणी का निर्माण किया, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। इस सरल रूपरेखा सारणी में दी गई है। तो फिर यहाँ से लिखेंगे कि मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए क्योंकि उनमें किसी भी तत्व के समावेश नहीं हो पाता था। इन रिक्त स्थानों की सारणी में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे इन सभी जगह पे प्रश्न चिन्ह दिया गया है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। देखिए बाद में चलकर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का आविष्कार होने पर इन स्थानों में रखा गया। यानी कि जब इन तीनों तत्वों का आविष्कार हुआ तो इसको इसमें रखा गया। उसके बाद लिखेंगे कि उस समय उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। जब इन तत्वों का आविष्कार हुआ तो इन्हें एक अलग स्तंभ में के अंतर्गत रखा गया। अतः आवर्त सारणी में कुछ नए, बस यहाँ तक आपको लिख देना है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या लाभ है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से निम्नलिखित लाभ है। पहला, नियमित अध्ययन में सुविधा। तो इसका लिखेंगे कि इस सारणी की सहायता से तत्वों और उनके गुणों का अध्ययन करना काफ़ी आसान हो गया है। किसी वर्ग के किसी विशिष्ट तत्व तथा उसके यौगिकों के गुणों की जानकारी हो जाने पर इस वर्ग के अन्य तत्वों और उनके यौगिकों के गुणों का काफ़ी हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पे दूसरा लाभ हुआ कि नए तत्वों का पूर्वानुमान। मेंडलीव ने अपने सारणी का निर्माण करते समय कुछ अज्ञात तत्वों के लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि आगे चलकर इन तत्वों का आविष्कार होने पर इन्हें इन रिक्त स्थानों में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने उन तत्वों और उनके यौगिकों के संभावित गुणों की भविष्यवाणी कर दी। यह हो गया यहाँ पे दूसरा। और तीसरा लाभ हो गया, तीसरा लाभ हुआ कि परमाणु द्रव्यमान में सुधार। मेंडलीव के समय कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत निकाले गए थे, किंतु मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उनके अन्य गुणों को ध्यान में रखकर उन्हें उचित स्थान पर रखा। बाद में इसी आवर्त सारणी के आधार पर उन तत्वों के ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया। चौथा, उससे यह लाभ हुआ कि तत्वों की संयोजकता में
तो इसको लिखेंगे कि अवैध सारणी के किसी विशेष वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता एक ही होती है और किसी अवैध में यह क्रमिक रूप से परिवर्तित होती है। और पांचवा इससे लाभ हुआ कि अनुसंधान कार्य में सहायता मिली। तो इसको लिखेंगे कि अवैध सारणी में किसी तत्व विशेष का स्थान देखकर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस तत्व का अन्य तत्वों के साथ किस प्रकार का संबंध होगा। अतः रसायन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के लिए यह सारणी अत्यंत उपयोगी प्रमाणित हुई। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की आधुनिक अवैध सारणी का उल्लेख करते हुए अवैध सारणी की मुख्य उपयोगिताएं बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर अवैध सारणी को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे आधुनिक अवैध सारणी कहते हैं। इसे अवैध का दीर्घ या बृहत रूप भी कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोगिता बताना है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है अवैध सारणी की विशेषता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी एक वर्ग के तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उनके गुण भी समान होते हैं। और दूसरा विशेषता हो जाएगा कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इसका कारण यह है कि परमाणु के नाभिक और उसके बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किन अर्थों में आधुनिक अवैध सारणी मेंडलीव की अवैध सारणी से भिन्न है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पहला अंतर हो जाएगा कि आधुनिक अवैध सारणी तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि मेंडलीव की अवैध सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। दूसरा अंतर हो जाएगा कि मेंडलीव की अवैध सारणी की कई विसंगतियाँ आधुनिक अवैध सारणी से दूर हो गई। तीसरा अंतर हो जाएगा कि आधुनिक अवैध सारणी में सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व और उत्कृष्ट गैस से स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दी गई है, किंतु मेंडलीव की अवैध सारणी में तत्वों को विभिन्न प्रकार से अलग अलग नहीं है। 3 अंतर हो गया और एक अंतर और लिख लीजिएगा। और ये चौथा विभिन्नता हो जाएगा कि आधुनिक अवैध सारणी को मेंडलीव की अवैध सारणी की अपेक्षा याद रखना आसान है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व का अवैध सारणी में स्थान की सहायता से उसके गुणों का पूर्वानुमान कैसे किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अवैध सारणी की सहायता से किसी तत्व के परमाणु के गुणों की निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। पहला, अवैध संख्या। अवैध सारणी में तत्व की अवैध संख्या से उस तत्व के परमाणु में विद्यमान कुल सेलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। दूसरा, वर्ग संख्या से। तत्व की वर्ग संख्या से तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। और तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संयोजी इलेक्ट्रॉनों और उनके परमाणुओं के सेलों की संख्या से उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था लिखी जा सकती है। आप लोग समझ गए होंगे। और चौथा हो जाएगा कि परमाणु संख्या। तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तत्वों की परमाणु संख्या होती है। यदि हम लोग को इसमें से अवैध संख्या, वर्ग संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या कुछ भी ज्ञात होगा तो हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके संख्या और उसके तत्व का नाम इत्यादि हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु का आकार ज्ञात कर परमाणु के आकार के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की जाती है। तत्व की क्रियाशीलता। तो अवैध सारणी में तत्व के स्थान से उस तत्व की क्रियाशीलता की कुछ जानकारी प्राप्त की जाती है। 7वां हो जाएगा धातुई एवं अधातुई गुण। तो इसको लिखेंगे कि तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से यह अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि उस तत्व में धातुई गुण है या अधातुई गुण। यदि तत्व के परमाणु में 1, 2, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व धातु होगा। इसके विपरीत परमाणु में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व अधातुई होगा। आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर।
7वां नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की अवैध सारणी के रिक्त स्थानों का क्या महत्व है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेंडलीव ने रिक्त स्थानों के द्वारा कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान किया था जो उस समय ज्ञात नहीं थे, तो उनका नामकरण जिन्होंने उसी समूह से पहले आने वाले तत्वों के नाम से एक का उपसर्ग लगाकर किया, और बाद में ज्ञात होने पर स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम के गुण क्रमशः एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, एक का एल्युमिनियम के समान थे। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के अवैध फलन होते हैं, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि आधुनिक अवैध नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के अवैध फलन होते हैं। तो आइए यहाँ पे बता रहा है कि इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो लिखेंगे कि तत्वों के गुण उनके परमाणुओं के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के विभाजन, मुख्यतः ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के विभाजन पर निर्भर करते हैं। उन परमाणुओं को जिनके संयोजक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है, वे एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। कि इसका यह अर्थ हो गया, प्रदर्शित करते हैं। अथवा आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि इस कथन का यह तात्पर्य है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। आप लोग दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पहला है वर्ग, तो लिखेंगे अवैध सारणी के उदाग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं, इसकी संख्या 18 होता है। यही सिर्फ इसका व्याख्या करना था। दूसरा है यहाँ पे अवर्त। तो आइए यहाँ पे अवर्त की भी व्याख्या करते हैं। तो लिखेंगे कि अवर्त सारणी की 36 कतारों को अवर्त कहा जाता है, इसकी संख्या 7 होती है। ए भी हो गया। यहाँ पे सी क्वेश्चन है सामान्य तत्व, और डी संक्रमण तत्व। तो आइए इसको भी देखते हैं। सामान्य तत्व में हो जाएगा वर्ग 13 से लेकर 17 वाले तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं। तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 तत्व ए बी सी की परमाणु त्रिज्या क्रम से 155 pm, 190 pm और 235 pm है। कारण देकर इन तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्याओं के क्रम में सजाएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अवैध सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व के बाद वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों का एक नया सेल बनता है। इस प्रकार वर्ग 1 के 3 तत्व ए बी सी की परमाणु संख्या परमाणु त्रिज्याएं यानी कि परमाणु का आकार 155 pm, 190 pm, 235 pm, यह जो कि बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा भी। तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अवैध सारणी के आधार पर तत्वों के गुण में आवर्तीता का क्या अर्थ है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि आधुनिक अवैध सारणी में बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ तत्वों के रासायनिक गुणों की नियमित पुनरावृत्ति रासायनिक आवर्तीता कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों के गुण समान होते हैं। कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है या इसका यह अर्थ है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों के गुण समान होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो अभी 11 के दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक ही समूह के सभी तत्वों के गुण समरूप क्यों होते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि इस एक ही समूह समरूप क्यों होते हैं। तो लिखेंगे इसका कारण यह है कि समूह के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तथा इनकी संयोजकता भी समान होती है। यानी कि इसके किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिसके कारण इन सभी तत्वों की संयोजकता भी समान होती है, और इसके गुण समान होने के कारण सभी किसी भी तत्व के गुण समरूप होते हैं। समझ गए होंगे। अब चलते हैं 11 के तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पुनरावृत्ति कैसे परिवर्तित होगी और क्यों। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है, अतः परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। अतिरिक्त आने वाले इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में प्रवेश करते हैं, अतः नाभिक में धन आवेश बढ़ने से नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाने से बाह्य इलेक्ट्रॉन सेल नाभिक की ओर खींचे जाते हैं, फलतः परमाणु का आकार घटते जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यानी कि किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो
यहाँ पे बता चुके हैं, अब आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई मेंडलीव अवैध सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन है कि उस तत्व का नाम लिखें जो वर्ग 1 तथा आवर्त 3 में है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन था कि वर्ग 1 तथा आवर्त 3 में कौन सा तत्व है, तो वो हो जाएगा सोडियम। और ख नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग 7 तथा आवर्त 2 में है, तो वर्ग 7 और आवर्त 2 में कौन है, तो फ्लोरीन, जिसकी परमाणु संकेत यानी कि F होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित के लिए सूत्र सुझाएं, यानी कि इन दोनों का सूत्र लिखना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। पहला जो सूत्र है वो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा N2O5। और दूसरा है ऑक्सीजन का हाइड्राइड, तो यहाँ पे हो जाएगा OH2। आप लोग समझ गए होंगे। अब 12 के तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अवैध सारणी के समूह 8 में कोबाल्ट को, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.93 है, निकेल जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.71 है, इससे पहले क्यों रखा गया। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लिखेंगे कि अवैध सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखना पड़ा, इसलिए कि समान गुण वाले तत्वों को एक ही साथ रखा जा सके। यही कारण है कि कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा और आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं 12 के चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है कि गैलियम के अतिरिक्त उन 2 तत्वों के नाम लिखें जिसकी खोज मेंडलीव के अपनी अवैध सारणी में रिक्त स्थान छोड़ने के बाद हुई। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम, जिसकी परमाणु संकेत Sc होता है, और दूसरा जर्मेनियम, जिसका परमाणु संकेत Ge होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन नंबर है कि लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग करके लिथियम तथा पोटेशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें और इसकी तुलना सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से करें। इस कार्यकलाप द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिखेंगे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। तो यहाँ पे तीनों का परमाणु द्रव्यमान उपयोग करना था, तो यहाँ पे तीनों का परमाणु द्रव्यमान लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे लिथियम तथा पोटेशियम, यानी कि लिथियम Li तथा K, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, देखिए यहाँ पे 7 है, और पोटेशियम का 39। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे और 2 है, तब भागा में 2 करेंगे, यानी कि बटा में 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 46/2, यानी कि 23। तो इसका यहाँ पे इसका निकाले गए निष्कर्ष का उल्लेख करें। तो यहाँ पे निष्कर्ष पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि अब निष्कर्ष क्या निकला। अतः लिथियम और पोटेशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान 23 है, यहाँ पे 23 है। अतः हम कह सकते हैं कि लिथियम और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।